जय हिंद दोस्तों, मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का ज्ञान एकेडमी प्रयागराज परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आ जाइए, जुड़ जाइए तुरंत क्विक। देखिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इस चीज को शेयर करिए। कारण है कि यह निःशुल्क क्लासें आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली हैं। एक तरह से रामबाण क्लासें हैं, क्योंकि देखिए लेखपाल है या पुलिस का है, जो भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसियां दी गई हैं, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि चुनाव आ गया है, उसके परिप्रेक्ष्य में दिया गया या किस तरह से दिया गया, कुल मिला के आपके लिए पॉजिटिव वे में यही है कि आपके लिए वैकेंसी आ चुकी है। आप लोग बिल्कुल कमर कस लीजिए, रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए और मेरे साथ डेडिकेशन के साथ लग जाइए। और देखिए, निश्चित रूप से अगर आप 10 घंटे मेहनत करेंगे मेरे साथ, तो मैं आपसे ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करूंगा दोस्तों। और हाँ, आप लोग जब मेरे वीडियो को वॉच करिएगा तो उस समय आपके हाथ में पेन और कॉपी होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केवल वीडियो देख लेना ही सफलता नहीं है। आप वीडियो को देखिए, उसको नोट डाउन करिए, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि हाँ, क्या कंटेंट दिए गए और कौन से कंटेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो जैसा पिछली क्लासों में मैंने 2 क्लासों के अंदर आपसे लेखपाल के ग्रामीण परिवेश और उसके विकास डेवलपमेंट से संबंधित मैंने जो बातें किया, उसी क्रम में मैं आज आगे आपसे बात करने जा रहा हूं। तैयार हो जाइए, रेडी एकदम से। देखिए आगे क्या है कि ब्रिटिश भारत में, टॉपिक नाम है ब्रिटिश भारत में भूमि सुधार। भूमि सुधार, ठीक है, ये आपका हेडिंग हो गया, ब्रिटिश भारत में भूमि सुधार। अब हमें यह देखना है कि ब्रिटिश काल में जो औपनिवेशिक काल था, जो ये मान के चलिए कि हमारे लिए एक अभिशाप की तरह था, उस अभिशाप के समय हमारे यहाँ भूमि सुधार में क्या क्या परिवर्तन लाए गए, कौन कौन सी व्यवस्था लाई गई, आज मैं आपको उन्हें बड़े इजी वे में समझाऊंगा, बड़े आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ब्रिटिश भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं आई दोस्तों। कौन कौन सी आई? पहले तो स्थायी बंदोबस्त आया, जिसे हम जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था आई। तीसरा जो आपका आया महलवाड़ी व्यवस्था आई। 3 व्यवस्थाएं आई और तीनों के विषय में मैं आपके साथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताने वाला हूं। देखिएगा, पहले इनको तीनों को लिख लेते हैं। पहला कौन सा है? आपका स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, इसी को दूसरे नाम से जानते हैं जमींदारी व्यवस्था। आप सभी लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, ज्यादातर लोग तो गांव से ही हैं, वो लोग जानते हैं कि जमींदार किसको कहते हैं। जिसके पास ज्यादा भूमि है उसी को हम क्या बोलने लगते हैं? जमींदार बोलने लगते हैं। जिसके पास भूमि का टुकड़ा गांव में सर्वाधिक है या औसत से ज्यादा उसके पास जोत भूमि है, तो उसको हम क्या बोलने लगते हैं कि यह जमींदार है गांव का। मतलब आज नहीं तो कल, पहले के टाइम पे यही जो व्यक्ति थे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के सहयोगी लोग हुआ करते थे, ठीक है। अब देखिए जमींदारी व्यवस्था, इसके बाद दूसरी व्यवस्था आ जाती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था आ जाती है। रैयतवाड़ी व्यवस्था आ जाती है दोस्तों। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट आपकी व्यवस्था आ जाती है, उसे हम महलवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। एक एक करके मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। महलवाड़ी व्यवस्था कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्योंकि इनको आज इतने इजी वे में आपको समझाने वाला हूं कि आप भी मानेंगे कि हाँ, हमें ये चीजें समझ में आ गई सर, अब हमें कोई डाउट, कोई सस्पेंस नहीं रहा इनके विषय में, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। इतना हो गया। अब आगे मैं बात करूंगा स्थायी बंदोबस्त क्या था या जमींदारी व्यवस्था क्या थी। चलो आगे चलते हैं। पहला है स्थायी बंदोबस्त। क्या था? स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था। आप देखिएगा, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था, इसका जो आरंभ है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो आरंभ है ये कब हुआ था? इसका आरंभ दोस्तों, इसका जो आरंभ हुआ था
वो हुआ था 1793 ईस्वी के अंदर। कब? 1793 ईस्वी के अंदर इसका क्या हुआ था? आरंभ किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। अब देखिएगा इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? गवर्नर जनरल। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार लगा लीजिएगा इसको, 3 स्टार इसमें लगा लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि जब स्थायी बंदोबस्त आया या जमींदारी व्यवस्था आई उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब थे। ठीक है, इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब थे। इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से इसको लाया था। इनका उद्देश्य क्या था? प्रश्न आ जाता है उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों, क्या? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी आय को बढ़ाने से संबंधित है। आय को बढ़ाने के लिए इसे लाया गया था। ठीक है, अब इस व्यवस्था में क्या है? इस व्यवस्था को देखते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत ये आ गया कि जो ब्रिटिश भारत का क्षेत्र था, ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने परसेंट भाग पर यह था? 19% भाग पर इसका विस्तार था। कितने में? 19% भाग पर इसका विस्तार था। किसका? स्थायी बंदोबस्त का। कितने परसेंट भाग पर? 19% भाग पर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज पॉज करके इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे मैं इसी क्रम में आगे लेके आपको चलता हूं। तो याद रखिएगा 19% भाग पर जमींदारी व्यवस्था का प्रचलन था। ठीक, अब प्रश्न आता है कि सर ये जमींदारी व्यवस्था कहां कहां लागू थी? तो प्रश्न आ गया कि ये लागू कहां कहां थी। तो देखिएगा यह व्यवस्था कहां कहां लागू थी? यह व्यवस्था आपके कहां कहां लागू थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक, इन क्षेत्रों में ये लागू की गई थी। कहां कहां? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक, इन क्षेत्रों में इसका जो है इस व्यवस्था को लागू किया गया था दोस्तों। ठीक है, अब आगे मैं अगर बात करूं आपके साथ, आगे नेक्स्ट बात करता हूं क्या कि देखिए जमींदारी व्यवस्था थी क्या? तो इसमें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो जमींदार होते थे गांव के, जमींदारों को ही भूमि का स्वामी नियुक्त कर दिया गया था। किसको? जमींदारों को ही भूमि का स्वामी नियुक्त कर दिया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, जो जमींदार थे, जमींदार उनको भूमि का स्वामी नियुक्त किया गया था। भूमि का स्वामी नियुक्त कर दिया गया था, स्वामी बना दिया गया था। जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। और इसके बाद ये व्यवस्था क्या दी गई कि जो राजस्व वसूली होगी, ध्यान दीजिएगा, राजस्व वसूली जो होगी, है ना, जो राजस्व वसूली होगी 11 में से 10वां हिस्सा, 10 हिस्से किसके पास जमा होंगे? 10वां हिस्सा किसके पास जाएगा? 10वां हिस्सा 11 में से 10वां हिस्सा कंपनी के पास जमा करना था। कहां पर? कंपनी के पास। अच्छा, इसका इफेक्ट लोगों पर क्या पड़ा? गांवों पर क्या पड़ा? इसका इफेक्ट ये पड़ा कि 1% भाग तो जमींदारों को रखना था अपने पास, और 10 हिस्से किसको देने थे? कंपनी के यहां जमा करवाने थे। तो इसका इफेक्ट ये पड़ा कि जो जमींदार था दोस्तों, कौन? जो जमींदार था वो काश्तकारों से, जो किसान थे बेचारे,
जो काश्तकार थे, किसान थे, काश्तकारों से मनचाहा वसूली किया, मनचाहा वसूली किया। क्यों? क्योंकि उसको अधिकार दिया गया है ना कि आप इतना वसूलेंगे, उसका 10वां हिस्सा हमारा, मतलब 10 भाग हमारा होगा, 1 हिस्सा आपका होगा। तो ये तो वही हो गया ना कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड में, कि चलिए आपको हम इतने में इसको दे देते हैं, आप इतना अगर कमाएंगे तो इसका इतना हिस्सा हमें देंगे और आप ले लेंगे। तो व्यक्ति क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा काम करेगा कि ज्यादा से ज्यादा हम कमा लें, तो उसमें का इतना हिस्सा गवर्नमेंट को दे देंगे, तो ये भाग हमारा बच जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे आपको ही मैं कह दूं कि जाओ ये काम आप कर लीजिए, जितना आप कमाओगे उसका 10वां हिस्सा मेरा है और 1% आप रखोगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा काम करने का प्रयास करोगे। जैसे सपोज करो अगर आप 10,000 पहले कमा रहे थे और मैं कह रहा हूं कि 9,000 आप मुझे दे दीजिएगा, 1,000 आप रखिएगा, तो क्या आप हमेशा 10,000 कमाएंगे? नहीं कमाएंगे ना। आप अगर जैसे इतना करते हैं तो आप सीधा से क्या करेंगे, उस कमाई को बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि जैसे अगर मैं 20,000 कमाया, 25,000, 30,000 कमाऊंगा तो उसका 10वां भाग गवर्नमेंट को होगा, तो कम से कम 3,000 रुपए मुझे मिल जाएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको करोगे ना। तो यहां पर कठोरता के साथ जमींदार जो है काश्तकारों से मनचाहा वसूली करता था। इस तरह से जो किसान थे, जो काश्तकार थे, वो धीरे धीरे टूटते चले गए और बाद में पता चला कि अगर जो भी काश्तकार, जो भी जमीन, मतलब जो किसान था, वो अगर लगान नहीं चुका पाता था, अगर लगान को नहीं चुका पाता था ना दोस्तों, नहीं चुका पाता था, तो उसकी जमीन को हड़प लिया जाता था, उसकी जमीन को हड़प लिया जाता था, उसकी जमीन हड़प लिया जाता था। और जब जमीन हड़प लिया जाता था तो अब जमींदारों के पास और ज्यादा जमीन हो जाती थी, और ज्यादा जमीन, और जो लोग गरीबों से हड़पा जाता था तो कहीं और जाके रहने लगते थे। इस तरह से दूसरे क्षेत्र में भूमि पर दबाव पड़ता था। इस तरह से जहां पर, अब सपोज करो ये कोई एरिया है, देखिएगा, या कोई एरिया है, ये कोई एरिया आ गया, इस एरिया में आप देखेंगे, और एक कोई ये एरिया है। अगर पता चला यहां पर किसान लगान नहीं चुका पा रहे हैं, किसान जो है लगान नहीं चुका पाए, लगान को नहीं चुका पाए, तो इस भूमि को जमींदार जो होते थे वो क्या करते थे, हड़प लेते थे, उनसे छीन लेते थे। तो जो यहाँ के किसान हैं, वो किसान यहाँ से दूसरी जगह पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बताइए। जब दूसरी जगह पर जाएंगे तो वो मान लेते हैं इस क्षेत्र में चले गए, यहाँ पे ऑलरेडी किसान रहते हैं और यहाँ पर भी जमींदार रहता है, तो अब इस क्षेत्र में जब ये किसान जाएंगे तो यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व वो बढ़ जाएगा। जनसंख्या घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा दोस्तों। और जब जनसंख्या घनत्व बढ़ जाएगा तो भूमि पर दबाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। इसीलिए कह रहा हूं कि इस तरह से इनका बहुत ज्यादा शोषण किसानों का, गरीबों का किया गया इस समय में। आप देखिए कि इसके बाद की जो दूसरी व्यवस्था है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था है दोस्तों। कौन सी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी व्यवस्था है। देखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था, दूसरी है रैयतवाड़ी। रैयत का तात्पर्य होता है किसान, रैयत का तात्पर्य क्या होता है, किसान, है ना। अब देखिए किसान वाली व्यवस्था या रैयत वाली व्यवस्था का सॉरी दोस्तों, सॉरी। अब देखिए रैयत वाली व्यवस्था, रैयत वाली व्यवस्था के जो जनक हैं, ये जनक कौन थे, थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर। कौन थे, थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर इसके जनक कहे जाते हैं। कब ये आया था, ये आया था 1792 के अंदर। कब आया, 1792 के अंदर ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई गई। अच्छा, इसका भी उद्देश्य वही है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों का ग्रोथ किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का ग्रोथ किया जाए, या कह सकते हैं कंपनी का ग्रोथ किया जाए,
तो इसके बदले में इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लाया। इसका उद्देश्य क्या था कि कंपनी को राजस्व मिले और इसके बाद क्या कहते हैं किसानों की स्थिति में भी सुधार हो। आगे देखते हैं सुधार होता है कि नहीं होता है। अब देखिए जो ये क्षेत्र थे ये 1792 में लाया गया और ये कहां पर लागू किया गया? तमिलनाडु का एक जिला है बारामहल जिला, वहां पर इसको लागू किया गया था। कहां पर? बारामहल जिला पर लागू किया गया था। तमिलनाडु के बारामहल जिले पर इसको लागू किया गया था। अब देखिएगा इसके अंतर्गत जो ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश भारत के अंतर्गत इसका जो एरिया था, जो क्षेत्रफल था, वो सबसे ज्यादा आता था। कितने परसेंट आता था? 51% क्षेत्रफल आता था। कितने परसेंट? 51% भाग इसके अंतर्गत आता था। इतने भाग पर यह लागू हुआ था। और देखिए इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कौन कौन से थे? इसके अंतर्गत आने वाले जो एरिया थे उसमें तमिलनाडु के अलावा मद्रास, मुंबई, बंगाल का कुछ हिस्सा, इन क्षेत्रों पर यह लागू किया गया था। असम, इन क्षेत्रों पर इसको लागू किया गया था। किसको? रैयतवाड़ी व्यवस्था को। ठीक है, कहां कहां लागू किया गया? मद्रास, मुंबई, बंगाल, असम। इतना याद रखना, 51% भाग पर यह लागू था। आपको पता होगा इसके पीछे मैंने जस्ट पहले पढ़ाया था क्या कि जो जमींदारी व्यवस्था है वो संपूर्ण भारत में ब्रिटिश भारत के हिस्से का 19% भाग पर लागू हुआ था। ये कितने पर? 51%। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ ले निम्नलिखित में से जो अंग्रेजों के द्वारा भूमि सुधार व्यवस्था लाई गई, इनमें से सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किसका विस्तार था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तार था। अब आप आगे देखेंगे इसकी व्यवस्थाओं के विषय में। चलिए आगे देख लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लीजिएगा। आगे बढ़े, चलिए इसके बाद देखते हैं कि इसके अंतर्गत दिया क्या गया था। इसमें किसानों को ही, किसको? किसानों को ही भूमि का मालिक बना दिया गया था। भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया था। मालिकाना हक, ठीक है। इसमें किसानों को ही भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया था। इससे क्या था कि जो बीच में जमींदार थे उनको हटा दिया गया। अब यहां पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट वो डायरेक्ट मतलब सीधा राजस्व वसूल करती थी। किससे? किसानों से। किसानों से सीधा किसानों से ये राजस्व वसूल करते थे। अब इसमें से प्रॉब्लम्स क्या आ गई? उसने एक निश्चित दायरा निश्चित कर दिया था, एक निश्चित सीमा दे दी थी कि कितने सीमा तक आपको राजस्व चुकाना होगा। तो उसके अंतर्गत कहा गया कि इसके अंतर्गत जो कृषक का कुल उत्पादन होगा, कृषक का जो टोटल कुल उत्पादन, कृषक का, किसान का कुल उत्पादन जो होगा, उत्पादन, उस उत्पादन का 55% से 33% के बीच राजस्व लिया जाएगा। कुल उत्पादन में से 55% से 33% के बीच राजस्व लिया जाएगा। अब बताइए किसान को क्या बचेगा? किसान को क्या बचेगा? अब पता चले उनसे यह मतलब नहीं था कि वहां पर ओले पड़ रहे हैं, कि वर्षा ज्यादा हो गई, कि सूखा पड़ गया, उनको तो उतना लेना ही लेना था। अब इस तरह में किसान जो थे वो परेशान हो जाएंगे। जब किसान परेशान हो जाएगा इससे, तो किसान कोई और रास्ता ढूंढेगा। और वो रास्ता क्या था कि जो गांव के अंतर्गत या जो गांव में आप लोग देखते भी होंगे, जो लोग गांव से जुड़े हैं, कि वहां पर साहूकार टाइप के लोग होते हैं जो कि कर्ज मुहैया कराया करते हैं। इतने परसेंट पे कर्ज, इतने परसेंट पे कर्ज, मतलब 5% पे, 10% पे, 8% पे। अब किसान मजबूर हो जाता था क्योंकि उसे राजस्व चुकाना है, तो वो उनसे कर्ज लिया करता था साहूकारों से। साहूकारों से कर्ज ले लेता था। तो जब साहूकारों से, भाई किसानों को तो कर्ज चुकाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर वसूलने का जो राजस्व वसूलने की जो ये व्यवस्था है ये बड़ी कठोर थी यहाँ पर। तो अब किसान जो है बेचारे, वो किससे, वो जो साहूकार हैं, साहूकार
गांव के साहूकार जो हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग, उनसे ये लोग क्या करते थे, कर्ज लिया करते थे। वो भी कर्ज किस पर, ब्याज पर लिया करते थे, ब्याज पर कर्ज लिया करते थे, ब्याज पर कर्ज लेते थे। अब वो कर्ज लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट का राजस्व चुकाते थे। अब इससे क्या समस्या आ गई कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राजस्व ये चुकाते थे तो यहां से, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का राजस्व वसूलने का जो तरीका था वो बड़ा कठोर था, तो उसको ये लेना देना नहीं था कि आपकी स्थिति क्या है। अब पता चलता है कि जो किसान है बेचारा, वो लगातार कर्ज में डूबता गया, लगातार कर्ज में ही डूबता गया, कर्ज में डूबता गया। अब जब लगातार वो कर्ज में डूबता जाएगा तो निश्चित रूप से जो उसकी भूमि है या तो गिरवी हो जाएगी, या तो जो साहूकार है उसको क्या कर लेगा, हड़प लेगा। ठीक है दोस्तों, साहूकार हड़प लेते थे। इस तरीके से फिर से वही समस्या आ गई कि ये लोग फिर से गुलाम बनते गए, मजदूर बनते गए। मतलब जो मालिक होते थे जमीन के, एक समय के बाद वो उस जमीन के मजदूर बन गए दोस्तों, उसी जमीन के बेचारे मजदूर बन गए जो उनकी खुद की जमीन होती थी, क्योंकि साहूकारों ने उसको हड़प लिया कर्ज के बदले। जब कर्ज के बदले ले लिया तो अब उन्हीं से अधिया बटाई का जो है वो किसान लेने लगे, तो अब मजदूर की तरह उस खेत में काम करने लगे। मालिकाना हक फिर किसके पास चला गया, किसके पास चला गया, साहूकारों के पास चला गया दोस्तों। ठीक, बात समझ में आ रही है ना मेरी? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं, इसके उद्देश्य को हम जान लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, देखिएगा उद्देश्य इसका उद्देश्य जो था रैयतवाड़ी व्यवस्था का, इसके दो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। एक उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश सरकार है उसको, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको नियमित भू राजस्व की वसूली करते थे। नियमित भू राजस्व की वसूली, ये इसका उद्देश्य था, ये तो होता था। दूसरा क्या था, किसानों की स्थिति में सुधार, रैयतों की स्थिति में सुधार। तो एक चीज तो आपने देख लिया होगा कि क्या रैयतों या किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। कमेंट में लिख के भेजिएगा, क्या किसानों की स्थिति में सुधार दिख रहा है आपको, बताइएगा। देखिए, एक पहला लक्ष्य तो गवर्नमेंट ने प्राप्त कर लिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त कर लिया। वो नियमित भू राजस्व की वसूली तो कर रहे थे, लेकिन रैयतों की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं आया और भी दयनीय स्थिति उनकी हो गई। ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। तीसरी व्यवस्था है महालवाड़ी व्यवस्था। तीसरी कौन सी व्यवस्था है, महालवाड़ी व्यवस्था है। तीसरी व्यवस्था है महालवाड़ी व्यवस्था। अब देखिएगा महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी दोस्तों। महालवाड़ी व्यवस्था के विषय में बात करें हम तो महालवाड़ी जो व्यवस्था थी वो ब्रिटिश भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के 30% भाग पर हिस्से पर लागू था, भाग पर लागू था। कितने परसेंट पर? तो यहां से एक तो ये रेशियो याद रखिएगा, 19% पर जमींदारी, 51% पर रैयतवाड़ी, 30% पर महालवाड़ी। ये तीनों चीजों को याद रखना आप, है ना। अब 30% भाग पर महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी। ये क्या व्यवस्था थी, इसमें लगान की दृष्टि से जो लगान होता था, इसमें लगान वो किसी पर्सनल व्यक्ति से नहीं लिया जाता था, ना तो मतलब जो ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो किसी पर्सनल व्यक्ति से नहीं लेती थी, ना तो कोई यहां पर जमींदार होता था। ठीक, यहां पर कह दिया जाता था कि फला गांव से इतना हमें राजस्व चाहिए। जैसे सपोज करो आपका गांव है, जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको बता रहा हूं, और मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हूं, मैंने कह दिया कि आपके गांव से मुझे 10,000 रुपए सालाना राजस्व चाहिए। अब वो मैंने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं बोला, आपके संपूर्ण गांव की बात मैंने किया, तो उसमें सबका कंट्रीब्यूशन होगा। जितने भी किसान होंगे,
जमींदार होंगे, जो भी लोग वहां रहते हैं गांव के अंदर, सब लोगों को हिस्सा आप लोग आपस में बांट देंगे। भैया इतना आप दे दीजिएगा, इतना आप दे दीजिएगा, इतना चंदे की तरह, चंदा जिसको बोलते हैं कि मान लिया गया 10,000 आपको इकट्ठा करना है, तो सब लोगों से ले दे करके आप इकट्ठा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे। इसी को महालवाड़ी व्यवस्था कहते थे। अच्छा देखिए, जो लगान होता था वो किसी एक पर्सनल से व्यक्ति से नहीं, इसे इकाई के रूप में, गांव को इकाई के रूप में डेवलप कर दिया गया। गांव जो था, गांव को किस रूप में, एक इकाई के रूप में बना दिया गया। और इसका जो मुखिया होता था, गांव का जो मुखिया होता था, प्रधान होता था, मुखिया या जो प्रधान बोलते हैं, इसकी जिम्मेदारी होती थी कि संपूर्ण गांव से टैक्स वसूल कर, लगान वसूल करके और ब्रिटिश कंपनी के पास जाकर के जमा करे, ब्रिटिश कंपनी के पास जाकर के जमा करे। ये होता था क्या, ये क्या होता था, ये होती थी महालवाड़ी व्यवस्था। अगर इस महालवाड़ी व्यवस्था को देखना हो तो आप लोग दोस्तों लगान मूवी देख लीजिएगा, जो कि आमिर खान की बहुत ही फेमस मूवी है। लगान मूवी के अंदर इस बात को दिखाया गया है कि पूरे गांव से राजस्व लिया जाता था और उनको उस राजस्व से मतलब होता था, इससे मतलब नहीं होता था कि आपके यहाँ उत्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जैसे हमने कह दिया मुझे 10,000 रुपए चाहिए आपके ग्राम सभा से, अब आपके यहाँ सूखा पड़ गया, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आप अगर लगान दे पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके गांव की संपूर्ण भूमि को हम हड़प लेंगे। यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिद्धांत रहे, नियम रहे। अब अगर आपसे पूछा जाए ये लागू कहां हुआ था, तो ये देखने में मिलता है दक्कन के क्षेत्र में। कहां पर, दक्कन के कुछ जिलों में संयुक्त प्रांत जो आज का उत्तर प्रदेश है, जहां पे लेखपाल व्यवस्था की लेखपाल भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, संयुक्त प्रांत कहा जाता था। ये आजादी के पहले इसको क्या नाम देते थे, संयुक्त प्रांत कहते थे। ठीक है दोस्तों, तो संयुक्त प्रांत का क्षेत्र हो गया, अवध का एरिया हो गया, अवध का क्षेत्र हो गया, और कौन सा क्षेत्र है, पंजाब हो गया। इन क्षेत्रों पर यह लागू हुआ था कौन सी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। दोस्तों क्या मेरे द्वारा बताए गए, देखिए मैं तीनों को फिर से एक बार सारांशता आपको बता देता हूं। पहली व्यवस्था है कौन सी, जमींदारी व्यवस्था। आप लोग नोट जरूर करिएगा, जमींदारी या क्या बोलते हैं उसको, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। उसको भारत में लागू करने का उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश कंपनी के आय में बढ़ोतरी करना, और वो तो सभी का लगभग उद्देश्य ही था, जितनी तीनों व्यवस्थाएं थी। उसको लागू किसके टाइम पे किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे, जो गवर्नर जनरल थे भारत के। और ये कब लागू किया गया था, 1793 ईस्वी के अंदर। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे कि जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे या ब्रिटिश भारतीय भाग थे, उस क्षेत्रफल के 19% भाग पर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। और उसमें जो जमींदार होते थे, जमींदार को कॉन्ट्रैक्ट बेस में दे दिया जाता था कि आप जितना भी वसूल लीजिए उसका 10 भाग हमें चाहिए, 1 भाग आपको चाहिए। तो जमींदार जो होते थे वो निरंकुश हो जाते थे, निरंकुशता के साथ लोगों के साथ व्यवहार करते थे और ज्यादा से ज्यादा वसूली करके वो अपना पेट भरते थे। वो जमींदार और मजबूत होते जा रहे थे और गरीब बेचारा मरता जा रहा था, किसान मरते जा रहे थे। दूसरी व्यवस्था मैंने रैयत वाली व्यवस्था बताई, ये सन 1792 ईस्वी में लाया गया। इसमें आप देखेंगे थॉमस मुनरो है, थॉमस मुनरो, और कौन है आपके, अलेक्जेंडर साहब है। ये 1792 ईस्वी में रैयत वाली व्यवस्था लाई। इसका भी उद्देश्य सेम है, ब्रिटिश राजस्व को बढ़ाना है। अब जब उसको बढ़ाना, लेकिन इसमें उन्होंने उद्देश्य में क्या बताया कि राजस्व को नियमित रूप से वसूला जाएगा और किसानों की स्थिति को भी बेहतर किया जाएगा रैयतों के। अब यहां पर जो मालिकाना हक है वो किसानों को खुद दे दिया गया, लीजिए आप अपना मालिकाना हक और आप लोग हमें टैक्स चुकाइएगा। अब टैक्स में क्या कर दिया गया कि आपके टोटल उपज का जितना आप उत्पादन करेंगे, उस उपज का 55% से 33% के बीच में लगान हम आपसे लेंगे। अगर उपज नहीं हुआ तो हमसे इससे मतलब नहीं है। अगर 10 किलो हुआ तो उसमें भी हमें इतना चाहिए। अब बताइए, लाले पड़ेंगे खाने के, भूमि में मतलब फिर से बोने जोतने में समस्याएं होंगी। तो जो किसान होते थे वो कर्ज में डूबना शुरू हो गए। कर्ज किससे लेंगे, जो गांव के पैसे वाले होंगे, साहूकार लोग होंगे, उनसे कर्ज लेंगे। उनसे कर्ज लेकर के राजस्व पहले चुकाए और उसके बाद भूमि में जुताई बुआई में लगाए। उसके बाद पता चला फिर से वर्षा ज्यादा हो गई, ओलावृष्टि हो गई, कोई भी आपातकालीन स्थिति आ गई, भौतिक आपातकालीन स्थिति, फिर से बेचारे परेशान हो गए।
और जब इस तरह से नहीं वो कर पाते थे तो जो वहां पर साहूकार लोग होते थे, पैसे वाले लोग होते थे, उनकी जमीनों को हड़प लेते थे। ये समस्याएं थी। इस तरीके से ये सुधार था। आप समझ सकते हैं क्या सुधार किया यहाँ पे। महालवाड़ी व्यवस्था में क्या व्यवस्था दे दी गई कि संपूर्ण गांव से हमें इतना चाहिए। कितना? जैसे मैंने कोई रेशियो बता दिया कि चलो 10,000 रुपए हमें चाहिए। अब अगर उस गांव से 10,000 रुपए चाहिए, हमें इससे मतलब नहीं कि एक आदमी दे रहा है, किस पूरा गांव इकट्ठा करके दे रहा है, चंदा करके दे रहा है। कुल मिला के हमें इस गांव से लगान 10,000 रुपए चाहिए। और उस लगान को देने कौन जाता था? जो गांव का मुखिया होता था। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि इसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय प्रांत के 30% भाग पर था और सर्वाधिक किस पर था? रैयतवाड़ी व्यवस्था पर था, 51%। तो दोस्तों, मेरे द्वारा बताए गए अगर ये कंटेंट आपको पसंद आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर थम्स अप करिएगा जरूर। दोस्तों, इतने आकांक्षा रखता हूं आपसे कि आप थम्स अप करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करिएंगे। लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि उससे मेरा बड़ा मोटिवेशन होता है। मुझे भी लगता है कि नहीं, मैं कंटेंट दे रहा हूं, बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए और उनको भी इन क्लासों का लाभ उठाने का अवसर दीजिए। और आप लोग जो लोग नए हैं, अगर वो नए व्यूअर हैं मेरे, तो वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ बच्चों, दोस्तों, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास हमसे करनी है तो हम इलाहाबाद या इलाहाबाद के अगर आसपास के आप लोग हैं, तो आप लोग अगर ऑफलाइन क्लास हमसे लेना चाहते हैं तो हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। और मान रहा हूं कि पैंडेमिक की समस्या है, लेकिन स्टार्ट कर दिया था, इस वजह से बता रहा हूं। अगर कोचिंगें नहीं बंद होती हैं तो वो तो चलता ही रहेगा। तो अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, हाँ ये भी बता दूं, जब भी कोरोना समाप्त होगा उसके बाद उसी पैसे पर जो आप अगर आज फीस डिपॉजिट करेंगे, उसी पैसे पे आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। आपसे दोबारा कोई फीस की रिकमेंडेशन नहीं आएगी। जो आपने फीस जमा किया उसी फीस पर आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमारा पता है दोस्तों, ज्ञान एकेडमी प्रयागराज, धूमनगंज थाना अंतर्गत प्रीतम नगर में GR पैलेस के अंदर हमारी कोचिंग स्थित है। और अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है कोचिंग में। आप आकर के रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आप अपने दिमाग से बात निकाल दीजिएगा कि सभी कोचिंगों की तरह मेरा भी काम है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी समस्या मेरी समस्या है। अगर पैंडेमिक आती है तो अगर आपने फीस डिपॉजिट किया है तो उसी फीस पर मैं आपको जैसे पैंडेमिक समाप्त होती है आगे की संपूर्ण क्लासें दिलाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा नहीं, एक भ्रातृत्व के आधार पर मैं बोल रहा हूं, क्योंकि वादा जो करता है वो झूठा होता है। मैं बिल्कुल सत्य बात करता हूं कि अगर आप जो है आज एडमिशन ले लेते हैं, अगर पैंडेमिक आ भी जाती, पहले ईश्वर करे कि ऐसा कुछ ना हो, अगर आ भी जाती है तो जब भी फिर से सेशन स्टार्ट होगा आपको उसी पैसे पे पुनः क्लास दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, खाते रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार के लोगों को भी गाइडलाइंस का पालन करने के लिए उत्साहित करते रहिए। और आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा दोस्तों तो देश सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आपके कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।